वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में किस प्रकार ये पिछले 1000 वर्ष 700 से लेकर 1750 इन 1000 वर्षों के दौरान कई सारे परिवर्तन हमने देखने वाले हैं कि कौन कौन से परिवर्तन यहां पर होंगे। लैंग्वेज बदलेंगी, वर्ड्स बदलेंगे, वर्ड्स के मीनिंग बदलेंगे। लेकिन ये वो समय है जहां पर बहुत सारी मूवमेंट होने वाली है। काम की तलाश में लोग बहुत दूर तक जाने वाले हैं, दूर की यात्राएं करेंगे। ये वो समय होने वाला है जब सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली इसमें जो है बहुत कुछ परिवर्तन यहां पर होने वाला है। नए नए समाज, नए नए ग्रुप आप देखने वाले हैं। कई साम्राज्य यहां पर बनने वाले हैं। पॉलिटिकल ग्रुप्स, कुछ साम्राज्य आप बनते हुए देखेंगे। कुछ सोशल ग्रुप्स आप यहां पर उभरते हुए देखेंगे कि वो नए सामाजिक जो है समूह कौन से होने वाले हैं। उन्हीं में से हमने एक का जिक्र हल्का सा किया था हमारी पिछली क्लास में। क्या आपको याद है कि इस समय सबसे ताकतवर बनकर जो उभरेंगे 8th सेंचुरी से लेकर और आपके 14th सेंचुरी तक, वो कौन होने वाले हैं? वे होंगे राजपूत। देखो बच्चों, यहां पर राजपूत शब्द का अर्थ क्या निकलने वाला है? राजपूत शब्द का अर्थ यहां पर निकलेगा राजपुत्र। राजपुत्र से ही राजपूत बना। राजपुत्र का मतलब है द सन ऑफ द रूलर। आप यहां पर देखने वाले हैं 8वीं से 14वीं शताब्दी तक जो राजाओं के जो इसमें पुत्र हैं, जो उनके संतानें, वे धीरे धीरे उनका एक नाम बन जाएगा कि ये राजपुत्र है, ये राजपुत्र है। और इस तरह फिर ये बात पक जाएगी, राजपुत्र यानी राजपूत। लेकिन यहां पर राजपुत्र का अर्थ जो है सिर्फ ये नहीं है कि केवल राजा का बेटा। इसके कुछ मीनिंग और भी होने वाले, पूरी कास्ट को ये डिनोट करने वाला। लेकिन उससे पहले जब आपको बताया गया था कि इस समय कुछ परिवर्तन हुए थे, ये उनमें से एक है पर्शियन व्हील, जिसका इस्तेमाल सिंचाई में हुआ करता। इसका जिक्र आगे आने वाला है, इसको आप ध्यान रखना, पर्शियन व्हील। ठीक है, अब हम उस बात पे आते हैं कि इस राजपूत शब्द के द्वारा आप क्या समझते हैं। अगर आप इसके मीनिंग को लेकर चलें तो मीनिंग तो क्या निकला? राजा का पुत्र। लेकिन ये थोड़ी है कि सारे इसमें सब राजा हुआ करते। इस शब्द के अंदर आप किसको लेते हैं? द टर्म इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टेन्स बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। इस राजपूत शब्द में न सिर्फ राजा हैं बल्कि मुखिया, उसके अलावा सिपाही, कुछ कमांडर्स, जो बहुत सारे राजाओं के बहुत सारे साम्राज्यों में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन सभी को राजपूत कहा गया। ए chivalric कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर एंड ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज attributed to Rajputs by their poets and bards। राजपूतों के अंदर आप क्या देखते हैं? उनकी शानदार जो आचार संहिता कि भाई हम दुश्मन की पीठ पर वार नहीं करते, भागते हुए पर वार नहीं करते, युद्ध में जिन्हें हाथ जोड़ लिए, जिसने अपनी हार मान ली, उसको हम नहीं मारेंगे, स्त्रियों पर वार नहीं करेंगे, रात को आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी बातें जो हैं अब इनके बारे में बताई जाएंगी। लोगों में इन बातों को कौन बताएगा कि ये कितने बहादुर हैं? एक्सट्रीम वैलर, जबरदस्त बहादुरी, लड़ने मरने को तैयार, एंड ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, की वफादारी ऐसी कि उसके ऊपर जान छिड़क दें। तो ऐसी बातों को जनता के बीच में कौन बताने वाला? इन राजपूतों की ये क्वालिटीज जनता में कौन बताएगा? भाई राजपूत ऐसा होना चाहिए। ये बताया करते उस जमाने के कवि और उस जमाने के बाढ़। देखो बाढ़ कौन होते थे? ये एक जाति समूह हुआ करता
जो राजाओं के गुणगान करता था, जो बड़े व्यक्तियों के, जो बड़ी जातियां हुआ करती, जो राज करते थे, जिनके पास जमीनें थी, उन ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करने के लिए ग्रुप हुआ करता, उनको बोला करते बार्ड। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो कवि जो हैं इनकी प्रशंसा करते हैं, और जब ये इनकी बड़ाई करते थे गांव में, शहरों में, कस्बों में, तो इनके बदले में राजपूत या अन्य और जातियां इनको इनाम दिया करती कि भाई तुमने हमारे इस प्रकार गुणगान करना है। ये उनके गीत गाए जाया करते कि राजपूत ये, राजपूत वो, ये वाली जाति इतनी बढ़िया है, इसके खानदान में इतने पराक्रमी पैदा हुए हैं, ये तो खानदान ही पराक्रमियों का है। तो ऐसी ऐसी बातें बताया करती, उसके इनके लिए पैसे मिला करते। अगर इसमें आप राजपूतों को पढ़ेंगे तो इस समय कुछ और भी आपको समूह देखने को मिलेंगे, जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम और साथ में कायस्थ। कायस्थ कौन थे? ए कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। देखो, जो एक कायस्थ होते थे, इनका मुख्य पेशा हुआ करता लिखाई का। ये मुंशी का काम क्या करते थे? लिखा करते, सचिव बना करते, किसी बड़े राजा का, किसी बड़े व्यक्ति का कामकाज कर दिए, उसको बोला करते कायस्थ। तो ऐसे जो है कई सारे इस समय व्यक्ति होंगे, कई सारे जाति समूह होंगे जो अपने आप को जो है एक महान साबित करेंगे या फिर दुनियादारी में नाम कमाने वाले हैं। ऑल्सो यूज्ड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। तो ये वो समय है जिन 1000 वर्षों की हम बात कर रहे हैं। इन 1000 वर्षों में राजपूत, सिख, मराठा, जाट, अहोम और कायस्थ, इस प्रकार की जो जातियां हैं, ये इस जमाने का पूरा इस्तेमाल करने वाली हैं, इस भारत की धन दौलत का इस्तेमाल करने वाली हैं। यह जमाना अवसरों का था, बहुत सारे इसमें मौके ऐसे आए कि लोग आगे बढ़ सकते थे, उनका फायदा उठाकर ये जातियां अपने आप को जो है सबसे ऊपर खड़ा कर देंगी। अब देखो कैसे ये सारा घटनाक्रम कैसे होने वाला है, उससे पहले जो है एक दो बातें आप यहां पर देखिए। ऑफ द टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन, which do you think were most significant in the town or village in which you live? आपको यह बताना है जिन परिवर्तनों का जिक्र यहां पर होने वाला है या जो हुआ है कुछ, उन परिवर्तनों में से जहां पर आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां पर इनमें क्या परिवर्तन आप देखते हैं, कितना परिवर्तन हुआ, इसका उत्तर मैं कुछ देर बाद लूंगा। ठीक है, उससे पहले आप ध्यान देखिए। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. A change faster and more complete in some areas than in others. ये वो समय है जब खेती बाड़ी का विस्तार हुआ, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। खेती का विस्तार कैसे होगा? उसके लिए पहले जमीन चाहिए, उसके लिए जंगलों को साफ किया जाएगा। ये वो समय है जहां पर जंगल बड़ी मात्रा में साफ होंगे और जंगलों का इस्तेमाल, उस जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्यों में किया जाएगा। लेकिन इस पूरे पीरियड के दौरान ये जो कुछ परिवर्तन होने वाला है, ये परिवर्तन देश के सभी इलाकों में एक समान नहीं हुआ, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम हुआ। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट डिवेलपर्स टू माइग्रेट। जब किसी के हैबिटेट का, उसके पर्यावास का, व्हाट इज हैबिटेट, इसको हिंदी में कहते हैं पर्यावास। इसमें किसको लेते हैं आप? देखो हैबिटेट क्या होता है? रेफर्स टू द एनवायरमेंट ऑफ ए रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स। एक ऐसा स्थान मान लीजिए जिसके ऊपर व्यक्ति का जीवन टिका हुआ है, वहीं से वो लकड़ी लेता है अपने घर में जलाने के लिए, खाने पीने के लिए वो जंगलों से कुछ सामान लेके आता है, उस जंगल से उसके पशु वहीं पर चर लेते हैं, वहीं पर वो रहने के लिए भी लकड़ी लेके आता है, तो वो उसका हैबिटेट हुआ। जंगल जो है बहुत सारे जंतुओं का हैबिटेट है, जंगल बहुत सारे जंगली मनुष्यों का भी हैबिटेट हुआ करता। बहुत सारे ऐसे लोग थे भारत में जो सिर्फ जंगलों में रहा करते,
तो जंगल उनका हैबिटेट हुए। वहां से उनको उनके समाज उसी पर जिंदा थे, वही उनके इकोनॉमिक लाइफस्टाइल था, सब कुछ उनको जंगलों से मिला करता। तो जब वहां पर बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाएंगे खेती के विस्तार के लिए, तो इसका मतलब है कि कुछ व्यक्तियों के हैबिटेट का नुकसान होगा। और जब चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट डिवेलपर्स टू माइग्रेट, तो ये जो कुछ चेंज हो रहा है, जंगल काटे जाएंगे तो जंगल में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनका क्या होगा? तो उनका तो पूरा जो हैबिटेट है वो छिन जाएगा। और मजबूरी में ये जंगल के वासियों को, फॉरेस्ट डिवेलपर्स को अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट क्या होता है? एक स्थान से अन्य स्थान पर जाना, मजबूरी में जाना पड़ेगा। Others started tilling the land and became peasant. इनमें से कुछ जो इस स्थान को छोड़ के अन्य जंगल की तलाश में कहीं दूर चले जाएंगे, कहीं और रहने के लिए। कुछ लोग वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर रहकर वो जमीन को बोएंगे, उसकी खेती करेंगे और किसान बन जाएंगे। These new peasant group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. ये जो नए नए जो किसान बनेंगे, जो पहले कभी जंगलों में रहा करते, जिनका जीवन जंगलों पे डिपेंड था, वे जंगल अब काटे जा चुके हैं और ये अब मजबूरी में खेती करने को तैयार हैं। और जब ये खेती करेंगे तो वो जो जमीनें हैं, वो सारी खेती की जमीनों का मालिक तो कोई राजा होगा, कोई वहां का लोकल चिफ्टेन होगा, चिफ्टेन सरदार, कोई मुखिया वहां का, उन गांव का मुखिया। तो उनका अपना एक हिसाब होता है। मान लिया कि कुछ लोग जंगलों में रहते थे, तो जंगल का जीवन अलग होता है, वहां पर तो जंगल राज चलता है। आप जंगल में रहते हैं तो जंगल के नियम को फॉलो करते हैं, और जंगल का नियम यह है कि कोई नियम ही नहीं है। आपके कबीले का कुछ होता, ठीक है, कबीला आपका अलग रहता है, आपके वहां पर कोई बाहर की लाइफ से, बाहर का तो जीवन है उससे आप संपर्क में नहीं है। बाहर कुछ और चल रहा है, बाहर तो जमीनों के लिए मारा मारी थी, जंगलों के बाहर शहरों का विकास हो रहा था, लोग काम की तलाश में कहीं तक जा रहे थे, कुछ भी करने को तैयार थे। वहां पर कई तरह के ग्रुप बन चुके थे, कोई ताकतवर था, कोई कमजोर था। ताकतवर राज करते थे, राज के लिए वो पंडितों का, पुजारियों का इस्तेमाल करते थे, पुजारी भी उनके संपर्क में रहते थे, मंदिर की व्यवस्था थी। तो जब ये जंगल के निवासी बेचारे जब बाहर निकलेंगे और मजबूरी में जब खेती करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर ये वहां की जो एक संस्कृति, कल्चर थी, उसके संपर्क में आएंगे। और जब ये उसके संपर्क में आएंगे, उससे प्रभावित भी होंगे, वहां के मुखिया से, वहां के पुजारी से, वहां की लोकल मार्केट से, वहां के मठों से, वहां के मंदिरों से प्रभावित होंगे। इनका मन करेगा कि यार यहां पर चले जाएं, कितनी शानदार इमारत है, लोग क्या करते हैं इसमें, तो बोले तो मंदिर है, अच्छा मंदिर है, क्या करते हैं इसमें, हम भी जाना चाहेंगे। तो मना करेंगे, नहीं तुम इसके लायक नहीं हो, तुम नहीं जा सकते, तुम हमारे धर्म का हिस्सा नहीं हो, तुम तो जंगल के वासी थे, तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। फिर वो बोलेंगे कि हमें भी गांव में आने दो, हमें यहां पर रहने की जगह दे दो। तो बोलेंगे नहीं, तुम तो जंगल के वासी थे, तुम तो बाहर रहो वहीं पर, यहां पर आना है तो फिर ये करना पड़ेगा। तो मजबूरी में ये उनके नियमों को स्वीकार कर लेंगे, उनके दबके रहेंगे, क्योंकि इनको उनका व्यक्ति बनना है। इनके जंगल तो जा चुके, जंगल छीन चुके, अब खेती बाड़ी पे डिपेंड रहना है। तो खेती बाड़ी पे डिपेंड रहना है तो उनकी बातें तो माननी पड़ेंगी, क्योंकि उनके बिना ये फिर क्या करेंगे, अकेली खेती का कहां बेचेंगे। तो मार्केट तो चाहिए, और मार्केट पे कंट्रोल इन सबका है, तो इसलिए उनके नियम इनको मजबूरी के अंदर मानने पड़ेंगे। तो यहां पर आप जो है बहुत कुछ से चेंज होते हुए देखना चाहेंगे। देखो, दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। देखो यहां पर कॉम्प्लेक्स का वर्ड यूज क्यों किया इनके लिए, क्योंकि जो व्यक्ति अभी जंगलों से आए हैं, नए नए किसान बने हैं, वे तो बेचारे एक सरल जीवन जिया करते। जंगल में रहना था, वहीं से कुछ मार लिया, खा लिया, कोई फल तोड़ लिया, वहीं से लकड़ी ले आए, घर बना लिया, जलाने की लकड़ी ले आए, काम चल गया। लेकिन अब ये जिस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं या इनको बनना पड़ेगा,
वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। वहां पर बहुत तरह के नियम हैं, बहुत तरह की पाबंदियां हैं, बहुत कुछ रीति रिवाज, पता नहीं क्या ना क्या है। तो ये उसके जाल में फंसेंगे। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, और इनको मजबूरी में टैक्स पे करना पड़ेगा। मरता क्या न करता, ये वाली बात यहां पर लागू होने वाली है, क्योंकि इनको उस समाज का हिस्सा बनना है कैसे भी करके। उसके बिना काम चलने वाला है नहीं। तो जब उसका हिस्सा बनना है तो फिर वो तो मनमर्जी वाली बात कह देंगे, तो नया है, इसको जो मर्जी कहे तो इसको मानना पड़ेगा। तो इनको टैक्स भरना पड़ेगा उसमें शामिल होने के लिए। एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू लोकल लॉर्ड्स, वहां के जो स्वामी होंगे, मालिक होंगे, राजा होगा, कोई मुखिया होगा, उसकी सेवा करनी होगी, उसको सामान देना होगा, गिफ्ट देना होगा कि मैंने ये उगाया है, लो महाराज इसको स्वीकार करो। तो इस प्रकार जो है ये उसको खुश करने का प्रयास करें किसी भी तरीके से, क्योंकि जब आप एक बड़े ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो उसमें कुछ ताकत भी होती है। आपको यह लगता कि यार किसी ने आक्रमण कर दिया तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा, हम कैसे बचेंगे, हम कैसे जिएंगे इस समाज में। तो समाज में जीना है तो समाज का बन के रहना पड़ेगा, और समाज इनको अभी स्वीकारने वाला है नहीं। समाज इनको स्वीकारेगा तो बहुत तरह के इस पर पाबंदियां लगाएगा और ये मानने को मजबूर होंगे। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अमंग पीजेंट्स। इस प्रकार आप देखते हैं यहां पर किसानों के बीच में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारा इसमें अंतर यहां पर देखने को मिलता है, उनके आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। क्योंकि कई सारे किसान क्या करेंगे, सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, किसी के बाटे जमीन बहुत बढ़िया मिल जाएगी जहां पर खेती अच्छी होती हो, और किसी को जमीन जो बेचारे को ऐसी मिलेगी जहां पर खेती कम होती है। किसी किसी के पास अदर्स आल्सो कैप्ट कैटल, किसी के पास पशु भी होंगे। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन, और कुछ ऐसे भी होंगे जो खाली समय में, लीन सीजन में जहां पर खेती में इतना काम नहीं होता, वे उसके साथ साथ में कुछ कारीगरी वाला काम भी करेंगे, कुछ सामान बना लेंगे। खेतीबाड़ी तो करेंगे ही, लेकिन जब खेतीबाड़ी से जब कभी मौका मिलेगा, कभी खाली मौसम आएगा जब खेतीबाड़ी इतना काम नहीं होता, तो उस समय कुछ और काम कर लेंगे, कुछ आर्टिस्ट बन जाएंगे, कुछ सामान बना लेंगे। तो यहां पर आप देखते हो कि इनमें बहुत सारे अंतर आने वाला है। किसी के पास जमीन अच्छी है तो अच्छी खेती करेगा, वो अधिक पैसे कमा लेगा। किसी के बाटे जमीन थोड़ी सी अच्छी नहीं आई, वो कम कमा पाएगा, वो गरीब होता जाएगा, ये अमीर हो जाएगा। जो अमीर हो जाएगा वो अधिक गिफ्ट देगा उन व्यक्तियों को, पुजारियों को, राजा को, वहां के लोकल लॉर्ड्स को। उसके पास बड़ी जमीन अच्छी होगी, अच्छे गिफ्ट देगा, खूब उसकी जो है सहायता करेगा, राजी करेगा उसको, तो ये उसके करीब हो जाएगा, इसकी पावर और बढ़ जाएगी। और जो बेचारे गरीब हैं, गरीब किसान, वे और दुखी हो जाएंगे, समस्या में आने वाले। तो इसलिए जो है इन किसानों के बीच में भी कई प्रकार का अंतर यहां पर आने वाला है। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। इस प्रकार आप देखेंगे कि जब इन समाज के बीच में अंतर बढ़ेगा, समाज के बीच में अंतर बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने आप को उससे अलग कर लेंगे। अरे भाई ये तो हम तो सारे जने बड़े बड़े किसान हैं, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम सारे एक हो जाते हैं। ये सारे छोटे छोटे काम करने वाले हैं, इनको अलग कर देते हैं। और ये खेती भी करता है और ये कुछ सामान बनाता है, ये कुछ और अलग हो जाएगा। तो इस तरह लोगों में भावना आएगी, नहीं मैं तुम्हारा, मैं इसमें नहीं हूं, मैं अलग हूं, हम तो ये हैं। दूसरे वाले बोलेंगे अच्छा तो हम ये हैं। तो इस प्रकार जो है एक ग्रुप अलग से डिसाइड हो जाएगा और उसको बोला जाएगा जाति। तो यहां पर आप देखने वाले हैं, यहां पर जाति व्यवस्था सही मायने में जन्म लेने वाली है। और ये जाति का आधार क्या होगा, उनका बैकग्राउंड, कि किस बैकग्राउंड से हैं। ये प्रॉपर किसान हैं, बड़े किसान हैं तो इनकी ये जाति है। ये छोटे किसान हैं, गरीब हैं, इसकी जाति ये हो जाएगी। ये किसान भी हैं और कुछ और काम भी करते हैं, जाति ये हो जाएगी। किसी के पास कोई
खेती की जमीन नहीं बची, वो सिर्फ कोई काम करना शुरू कर दे। कोई काम करेगा लोहे का, कोई काम करेगा लकड़ी का, लोहे वाला लोहार कहलाएगा, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार कहलाएगा, उसके अलावा लकड़ी वाला काम करने वाला वो उसको कुछ और बढ़ई बोलेंगे। तो ऐसे जो जातियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड देयर ऑक्यूपेशंस, वो जो काम करेंगे उस काम के हिसाब से, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उनकी जातियां बन जाएंगी। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति। अब उनका तो समाज में जो रैंक है कि ये ऊंचा है, ये उससे कम, ये उससे कम है, ये रैंक कोई परमानेंट नहीं अभी तक है। अभी आप जो बात देख रहे हैं, इतनी शुरुआत में जातियों की जो रैंक थी वो परमानेंट नहीं थी। रैंक को आप चेंज कर सकते थे। अब रैंक को चेंज कैसे करेंगे? ये परमानेंट नहीं है। ये डिपेंड करती है आपकी पावर पर कि आपके ग्रुप की ताकत क्या है। अगर आप ताकतवर हैं, लंबे तगड़े हैं, लड़ना भी जानते हैं, तो फिर आप जो है लड़ झगड़ के उनके साथ सामना करके अपने आप को जो आप इंप्रूव करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास खेती की जमीनें बहुत बढ़िया थी, आप अच्छी पैदावार करते हैं, तो आप उसके दम पर भी अपने आप को इंप्रूव करवाते, भाई मैं इस ग्रुप में नहीं हूं, मैं तो इससे ऊंचा हूं, कृपया मुझे ट्रीट आप ढंग से कीजिए। तो इस प्रकार जो है जातियां, जो रैंक है, वो रैंक जातियों की यहां पर डिसाइड होने वाली थी, धीरे धीरे डिसाइड होगी। अभी तो उसको परमानेंट नहीं है, अभी तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर धीरे धीरे जब पक जाएगी ये कि ये उस जाति का है, तो जातियां आप देखने वालों की धीरे धीरे परमानेंट हो जाएंगी। भाई ये आपकी जाति है और ये फिक्स है। तो अभी तो मिक्सअप चल रहा है। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, और ये बात भी कि गजब की है, अलग अलग जगहों के हिसाब से जाति की रैंक भी अलग है। कहीं पर क्या पता कोई जाति काफी पॉपुलर है, उसके पास बहुत पैसा है, जमीनें अच्छी हैं, तो उसकी रैंक समाज में अच्छी है, और उसी जाति की रैंक कहीं और, उसकी रैंक कोई और नीचे है। तो ये एरिया के हिसाब से भी जाति की रैंक ऊपर नीचे है, और वो आप यहां पर देखने वाले कैसे सब ये परिवर्तन होगा। जाति इज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अब जाति जो हैं अपने आप को बनाने का प्रयास करें, भाई हम तो इनसे अलग हैं, हमारी जाति का तो ये होता, हमारी जाति वाले तो ये काम नहीं करेंगे, हमारी कास्ट वाले तो ये वाले काम करेंगे। तो अब जो जाति जो हैं ये क्या करेंगी, ये अपने खुद के नियम बना लेंगी, खुद के नियम बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। हमारी कास्ट वाले व्यक्ति ये काम नहीं करते, हमारी कास्ट वाले ये काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे रूल्स बन जाएंगे जो उनके मेंबर्स को, उसके व्यवहार को नियंत्रित करेंगे। भाई ये नहीं करना है, ये काम तो वो वाले करते हैं, ये काम तो वो जाति वाला करता है, ये नहीं करना है, हम तो ये काम करते हैं। तो इस तरह यहां पर रूल्स बन जाएंगे। हम ये थोड़ी कपड़े पहनते हैं, हमने ये वाले कपड़े पहने हैं, क्योंकि ये वाले तो वो पहनता है, वो तो गरीब है, उसके पास तो पैसे कम हैं, उस जाति के लोग तो ये काम करते हैं, ये तो वो करता है। तो यहां पर ये वाली आ जाएगी बात है कि हमने क्या करना है, वो क्या करते हैं। और जब ये बात हो जाएगी ना परमानेंट कि ये काम वो करता है, ये काम ये करता है, हम तो ये काम करते हैं, तो फिर ये चीज परमानेंट हो जाएगी कि ये वो जाति है, ये जाति है। फिर से आप कितना ही प्रयास कर लें, आपकी रैंक इंप्रूव होने वाली नहीं है फिर। तो ये तो शुरुआत है। आप यहां पर देखने वाले हो कि जाति कैसे बनेगी। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। और ये नियम कौन बनाएगा? बड़े बूढ़ों की एक सभा, सारे वहां के जाति के बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हो जाएंगे। डिस्क्राइब्ड इन सम एरिया एज द जाति पंचायत, कुछ इलाकों में इनको जाति पंचायत भी कहा गया। ये करेंगे डिसाइड कि क्या होना क्या नहीं होना हमारी जाति के लिए। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। एक बात यह भी है कि जातियों को उस गांव के नियम भी मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारी जाति कुछ भी खा लेगी, कुछ किसी को मार लेगी, क्या पता उस गांव वाले मांस नहीं खाते हो और आप कहें कि हमारी कास्ट वाले तो खाते हैं। तो फिर तो गांव जो है ना, जो गांव देहात है, फिर उसकी बात ही माननी पड़ेगी। भाई आप ये काम नहीं कर सकते।
कोई कोई बोलेगा कास्ट वाला कि भाई हम तो पशु को मारते हैं, बेचते हैं, और गांव चाहता नहीं कि ऐसा काम हो। तो गांव का जो नियम आपको मानना पड़ेगा। भाई ठीक है भाई, आप कहते तो नहीं करेंगे ये काम। तो गांव का भी एक नियम है जो सब जातियों को मानना होता है। भाई सारे गांव में ये काम ऐसे होता है, ठीक है। और फिर जाति के खुद के नियम भी होते कि हम ये काम नहीं करते, हमारे तो नियम ये हैं। तो जातियों के अपने खुद के नियम भी हैं और गांव के रीति रिवाज, गांव की परंपरा को भी मानना पड़ेगा। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय ए चिफ्टन, और कुछ गांवों के ऊपर एक होता मुखिया। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट। तो पहले तो जाति अपने खुद के नियम बनाएंगी, फिर जाति गांव के अंडर में है सारी, तो गांव के नियम तो मानने पड़ेंगे। और कुछ गांव के ऊपर होता है कि मुखिया, चिफ्टन, सरदार होता उनका। और इस तरह करते करते ये पूरे राज्य का हिस्सा है। अगर देखा जाए तो चाहे वो गांव है, चाहे वो जाति है कोई, वो सारा आखिर में किसका पार्ट है? वो एक स्टेट का ही तो पार्ट है, एक राज्य का हिस्सा है। तो इसलिए ये समय बहुत कुछ परिवर्तन वाला समय है। यहां पर आप बहुत कुछ बनते हुए देखना अभी देखेंगे किस प्रकार होता है ये। रीजन एंड एम्पायर। अभी हमने देखा कि जातियां किस प्रकार बनेंगी। अभी हम देखने वाले हैं कि यहां पर साम्राज्य किस प्रकार बनेंगे, किस तरह साम्राज्य उभरेंगे, नए नए साम्राज्य बनेंगे, पुराने वाले साम्राज्य खत्म हो जाएंगे। कैसे होगा वो देखो। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, चोल साम्राज्य, जिसको आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले, चोल, आप चोल साम्राज्य को देखेंगे। तुगलक, इसको आप चैप्टर नंबर 3 में देखने वाले हैं। मुगल्स, इसको चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं। एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स, आप देखेंगे कि ये साम्राज्य इतने विस्तृत हो जाए, इतने बड़े हो जाएंगे कि इनके पास बहुत बड़े इलाके होंगे। जिनको आज आप राज्य कहते हैं, ऐसे कई राज्य एक साम्राज्य के अंदर हो जाएंगे। इस संस्कृत प्रशस्ति, देखो इसको ऐसे लिखते हैं प्रशस्ति। बच्चों प्रशस्ति क्या होता है? जब आप किसी की प्रशंसा में कुछ कहते हैं, किसी राजा की, किस प्रकार कोई देवी देवता की जब प्रशंसा में कुछ लिखते हैं, कुछ कहते हैं, उसको बोलते प्रशस्ति, ठीक है। एक संस्कृत की प्रशस्ति जो आप चैप्टर नंबर 2 में देखने वाले हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन, उसमें गयासुद्दीन बलबन की बहुत प्रशंसा होने वाली है। बलबन जिसने 1266 से लेकर 87 तक राज किया, ये इस समय दिल्ली का सुल्तान था, गयासुद्दीन बलबन। इस प्रशस्ति में क्या किया गया है? इसमें एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर। उस प्रशस्ति में लिखा गया है कि ये बलबन, इसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, ये बहुत बड़े साम्राज्य का सुल्तान था। दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट। आप यहां पर देखने वाले हैं, वो प्रशस्ति में लिखा है कि बलबन के पास बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर और पश्चिम में गजनी तक फैला हुआ था। गजनी पड़ता अफगानिस्तान में, और बंगाल को गोड़ भी कहते थे, गोड़, ठीक है। तो प्रशस्ति कहती है कि भाई उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है। वो पूर्व में बंगाल से लेकर और पश्चिम में जो है गजनी तक उसका साम्राज्य है। एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया, जिसको आप द्रविड़ कहते हैं, और कहते हैं कि उसके राज में, उसके साम्राज्य में दक्षिण भारत भी था। दक्षिण भारत को द्रविड़ कहते हैं। तो कितनी उसकी प्रशंसा यहां पर की गई है कि पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गजनी तक और सारा नीचे का दक्षिण भारत, ये सब बलबन का साम्राज्य था। यहां पर रुकते नहीं हैं, इसकी प्रशंसा और भी करते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपैरेंटली फ्लीड बिफोर हिज आर्मीज। इतनी तारीफ कर देते हैं, कहते हैं कि भाई बंगाल यानी गौड़, बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बोले कि यहां के लोग जो हैं उसकी सेना देखकर भाग जाते थे।
कितनी बड़ाई की हुई, कितनी तारीफ कर रखी है, कुछ ज्यादा ही कर दी। बोले कि इसकी सेना देखकर सब भाग जाया करती। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जैजरेटेड क्लेम ऑफ कंक्विस्ट। इतिहासकार कहते हैं कि भाई जो ये बातें बताई ना कि जीत के बारे में, विजय, ये तो विजयों का जो जिक्र किया है, बोले कि ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के किया है, बढ़ा चढ़ाकर। इसको बोलते अतिशोक्ति, हिंदी में पढ़ते हैं ना अतिशोक्ति अलंकार, किसी बात को बहुत बढ़ा के कहना। तो इतिहासकारों को लगता है कि ये बातें कुछ ज्यादा ही फेंक दी इसने, कुछ ज्यादा बता दी कि इतना जो है महान राजा हुआ, इसकी सेना इतनी खतरनाक थी कि सेना को देखकर लोग भाग जाया करती, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तभी तो नाम था प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का समझे मतलब, मेरे ख्याल से अब तुम्हें इसका अर्थ आया समझ में कि प्रशस्ति होती क्या है, प्रशंसा में कुछ लिखना। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अब इतिहासकार इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि ये राजा लोग ऐसा क्लेम करते क्यों थे कि मैं तो वहां तक राज करता था, इतना झूठ भी क्यों बोलते हैं। चलो ठीक है, आपने कुछ इलाके पे राज किया, तो कुछ को और बढ़ा चढ़ा के क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है कि ये क्लेम करते कि मैंने बड़े इलाके पे राज किया? तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप जो है एक चित्र आपको ये दिखाएंगे और इससे आपको कुछ जवाब देना है। ठीक है, जैसे 1318 यहां पर जो पोइट हैं अमीर खुसरो, देखो उनके बारे में कुछ कहते हैं कि ए डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। सिंधी, ये कहते हैं कि उस जमाने में हर जो है क्षेत्र की अपनी भाषा हुआ करती, हर जगह की अपनी एक भाषा थी, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, इसको बोलेंगे द्वार समुद्री। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसको कैसे बोलेंगे? द्वार समुद्री, इस प्रकार इसको बोलेंगे, द्वार समुद्री। ये दक्षिणी कर्नाटक की बात चल रही है। तेलंगानी आंध्र प्रदेश की है, गुजरी गुजरात की है, माबारी तमिलनाडु की है और गोरी बंगाल की। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की और हिंदवी जो दिल्ली के आसपास की। तो अमीर खुसरो कहते हैं कि भाई उस जमाने में हर इलाके की अपनी अपनी भाषा थी। तो ये जगह हैं सिंधी सिंध के आसपास की, लाहौरी लाहौर के आसपास की, कश्मीरी कश्मीर के आसपास की, द्वार समुद्री आपके साउथ कर्नाटक की भाषा थी, तेलंगानी आजकल के आंध्र प्रदेश की थी, गुजरी गुजरात की थी, माबारी जो है तमिलनाडु की थी, गोरी बंगाल की थी और अवधी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की थी और हिंदवी दिल्ली के आसपास बोली जाया करती। तो अमीर खुसरो यहां पर आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि भाई बताओ कि कौन सी भाषा कहां बोली जाया करती। तो आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेज देयर वाज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। वो कहते हैं कि भाई इन सारी भाषाओं के साथ में एक संस्कृत भाषा भी है और संस्कृत भाषा किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है, किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये कहते हैं कि ये बहुत पुरानी भाषा है। एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। अमीर खुसरो कहते हैं कि इसको आम आदमी इस भाषा को नहीं जानते, इसको सिर्फ ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण जानते हैं। तो बात यह कि मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज मेंशन्ड बाय अमीर खुसरो। तो आपने क्या करना है, अमीर खुसरो के द्वारा जिन भाषाओं को यहां पर मेंशन किया गया, जिक्र किया गया है, उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है। प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन टुडे इन द रीजन्स ही मेंशन। आपने ये भी करना है, साथ में एक लिस्ट और बनाओगे, उसमें क्या करोगे, उन भाषाओं के नाम लिखोगे जो वर्तमान में वहां पर बोलते हैं, जो वर्तमान में बोलते हैं। अंडरलाइन नेम्स दैट आर सिमिलर एंड सर्कल दोज आर डिफरेंट। तो एक काम करना है, जो भाषाएं मैच करती हैं उस जमाने में भी और आज में भी, तो क्या करोगे, उनको तो करना है अंडरलाइन, और जो भाषाएं उस जमाने में थी पर आज वहां पर कोई और बोलते हैं,
उसको तुमने करना है सर्कल, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट द नेम्स बाय विच लैंग्वेज आर नोन हैव चेंज्ड ओवर टाइम। और एक प्रश्न ये है, क्या आपने नोटिस किया कि ये भाषाएं जो हैं जमाने के साथ या समय के कारण बदल चुकी हैं। तो ये सारे जो आपका काम है, जो प्रश्न हैं, इनका उत्तर मैं लेने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में। और उस लेक्चर में हम कुछ और ही पढ़ेंगे कि आगे क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन से साम्राज्य बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नमस्कार।